तो आई होप सभी ने 7 क्वेश्चंस जो हैं प्रॉब्लम सेट के वो अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अ बॉक्स कंटेन्स 30 टिकट्स बेयरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30 ईच। एक बॉक्स है जिसमें 30 टिकट्स हैं, हर एक टिकट पे एक एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 30 तक ऐसा लिखा गया है। इफ़ वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक टिकट रैंडमली कोई भी निकाल रहे हैं तो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन हैज़ एन ऑड नंबर और अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो दो अलग अलग यहाँ पे सब क्वेश्चंस हैं, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑड नंबर का और कंप्लीट स्क्वायर नंबर का। तो कैसे करेंगे देखिए। एक्चुअली डायरेक्टली करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन डायरेक्टली थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, इसलिए सबसे पहले लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस। सबसे पहले यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं सैम्पल स्पेस डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली डायरेक्टली करोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर डिफाइन करोगे तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स क्या होगा, कितने टिकट्स है 30 टिकट्स है ना, तो सैम्पल स्पेस में सारे के सारे आने चाहिए राइट। तो 30 की 30 टिकट्स मेंशन करता हूँ। 1 एक पे 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड फाइनली 30। सैम्पल स्पेस में सारे आउटकम्स लिखने थे, तो हमारे पास 30 टिकट्स थे जिन पे 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिखे गए थे, तो सारे के सारे 30 टिकट सैम्पल स्पेस में आ गए, है ना। तो एन ऑफ एस यहाँ पे कितना हुआ, एन ऑफ एस यहाँ पे 30 हुआ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन बेयर्स ऑड नंबर। पहला इवेंट जो है नाम देते हैं ए उसे, है ना, क्या है इवेंट ए, ऑड नंबर। तो सैम्पल स्पेस से सारे ऑड नंबर निकाल दो बाहर। मैंने ऑलरेडी बताया ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 ये सारे होते हैं। सैम्पल स्पेस से 30 तक सारे ऑड निकालो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29। तो यहाँ पे कितने सैम्पल पॉइंट्स है, ऑब्वियसली आधे ही होंगे, है ना, 15 होंगे यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 15 ही होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना ये। 30 नंबर्स में से 15 ऑड होंगे, 15 इवन होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे ढूंढेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए तो 15 है ना, एन ऑफ एस तो 30 है ना, देख सकते हो ना अभी ये 15 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना, ये 1/2 हो जाएगा। आई होप समझा है ये इवेंट ए, तो समझा होगा सबको। प्रॉब्लम है किसी को इवेंट ए में नहीं है तो पॉज करके पहले इवेंट ए लिख दो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इवेंट ए रब करके ही सेकेंड इवेंट यहाँ पे करूँगा, है ना। तो पॉज करके पहले इतना इवेंट ए जो है वो कॉपी कर लो, नोट कर लो।
इवेंट बी, इवेंट बी क्या कहता है? अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है, अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। एक मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है, तो इवेंट बी कह रहा है अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर का ये मतलब हुआ जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना 2, 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना 3, 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है ना 4, 25 का निकल सकता है ना 5। तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकलता है वैसे नंबर्स को कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, है ना। लेकिन हम लोग सोचेंगे उल्टा, लिखते समय कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स कैसे लिखेंगे? देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, तो हम लोग इधर 1 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। हम लोग स्क्वायर लिखेंगे तो ही उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, राइट। कभी भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर पूछा है तो स्क्वायर्स लिखना शुरू करो अंदर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन मेरे पास नंबर कहाँ तक है? 30 तक है, तो 36 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते, 25 तक ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कंप्लीट स्क्वायर नंबर मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकलता है इन सभी का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो कभी भी कंप्लीट स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर्स लिखना शुरू करो, है ना, स्क्वायर्स लिखना शुरू करो। तो एन ऑफ बी जो है वो कितना है? 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस विच इज़ 5 अपॉन 30। 5 1 ज़ा 5, 6 ज़ा, तो इसका आंसर 1/6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज 1/6, ये आ जाएगा। आई होप ये भी समझा होगा, ठीक है। तो पहले मैं 9th क्वेश्चन सिखाता हूँ, फिर पॉज करके फटाफट से दोनों ही नोट कर लेना। इसका इवेंट है तो ऑलरेडी नोट किया ही होगा, बस बी इवेंट जो है वो नोट करना है। 9th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 एंड 50। ये क्वेश्चन सबसे अलग है। ये जो लेंथ है ये है 77 मीटर्स और ये जो ब्रेथ है ये है 50 मीटर्स। अब कहा है देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायामीटर 14 मीटर। ये जो गार्डन है उस गार्डन में एक सर्कुलर लेक है जिसका डायामीटर 14 है। अगर डायामीटर 14 है तो हम लोग जानते हैं रेडियस उसका आधा होता है हमेशा। डायामीटर 14 है तो रेडियस 7 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? ड्यू टू विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन। तो हवा के वजह से आजू बाजू की कोई बिल्डिंग से एक टॉवेल उड़ के गार्डन में आ गिरता है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इनटू द लेक। मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि वो लेक में गिरा है ना। प्रोबेबिलिटी माने क्या? चांस। ऐसा कितना चांस है कि वो टॉवेल इस लेक में गिरा हुआ है, वो चांस को कैलकुलेट करना है। तो कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना जहाँ पे रिवर, लेक या फिर रेक्टेंगुलर गार्डन हो या फिर कोई भी ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स हो, तो उस वक्त पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को ढूंढते हैं एरिया के मदद से, है ना। जब भी ऐसे फिगर्स वगैरह आते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, तो उस वक्त पे हम लोग एरिया का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एरिया का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ये जो पूरा एरिया होगा, अच्छा सैम्पल स्पेस का डेफिनेशन क्या है ना, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस होगा वो होगा ये पूरा गार्डन, क्योंकि टोटल एरिया है ना। गार्डन मतलब क्या? टोटल एरिया है, पूरा एरिया। सैम्पल स्पेस मतलब क्या? टोटल आउटकम्स।
तो गार्डन मतलब पूरा एरिया होगा। और मेरा रिक्वायर्ड इवेंट कौन सा है, ए, कि इट फेल इनटू द लेक, जो टॉवेल है वो लेक में गिर रहा है, तो मेरा रिक्वायर्ड आउटकम है ये मेरा इवेंट ए होगा। अगर सिंपल सी बात कहूँ मैं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए मतलब क्या, रिक्वायर्ड आउटकम्स जो ए में आते हैं अपॉन एन ऑफ एस मतलब क्या, टोटल आउटकम्स। रिक्वायर्ड आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ये है ना। तो यहाँ पे भी वही फंडा लगाना है, रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि टॉवेल जो है वो लेक में गिरा है, तो रिक्वायर्ड एरिया है लेक, टोटल एरिया है गार्डन, है ना। तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पे शेप्स वगैरह डिस्क्राइब किए हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया। क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा उस केस में, है ना। तो मैं सबसे पहले दोनों का एरिया निकालता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ फॉर गार्डन। फॉर गार्डन मैं लिखता हूँ जो गार्डन का लेंथ है वो है 77 मीटर्स, जो गार्डन का ब्रेथ है वो है 50 मीटर्स। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मुझे मिलेगा 77 इंटू 50। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में आएगा। गार्डन का एरिया आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ फॉर सर्क्यूलर लेक या लेक जो भी है। फॉर सर्क्यूलर लेक लिखो चाहे लेक लिखो। डायामीटर कितना है, डायामीटर इक्वल्स टू 14 मीटर। तो जो रेडियस होगा, रेडियस इक्वल्स टू आर, 14 का हाफ होगा, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, 7 मीटर। मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ लेक, क्योंकि लेक सर्कुलर है तो एरिया ऑफ लेक मतलब एरिया ऑफ सर्कल होगा, सर्कुलर है ना, इसलिए एरिया ऑफ लेक मतलब एरिया ऑफ सर्कल होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू 7, ये 7 कट हो जाएगा, तो जो रहेगा वो होगा 22 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, 22 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, राइट। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट टॉवेल फेल इन द लेक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम लोग पूरा अच्छे से लिखना। पी लिखता हूँ, पी माने प्रोबेबिलिटी दैट टॉवेल फेल इन लेक इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, जब शेप्स डिस्क्राइब करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि वो लेक में गिरे, है ना, तो रिक्वायर्ड एरिया अपॉन टोटल एरिया, टोटल हमेशा नीचे होगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ लेक, अपॉन टोटल एरिया क्या है, एरिया ऑफ गार्डन, पूरे गार्डन का एरिया होगा ना टोटल एरिया। तो एरिया ऑफ लेक कितना आया है, एरिया ऑफ लेक आया है 22 इंटू 7, यहाँ पे ढूंढा हुआ है, तो एरिया ऑफ लेक की जगह पे 22 इंटू 7 अपॉन एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन कितना है 77 इंटू 50, कितना आया है 77 इंटू 50। तो 7 1 जा 7, 11 जा 77 होता है, 11 1 जा 11, 2 जा होता है 22, 2 1 जा 2, 25 जा होता है। तो ऊपर कुछ भी नहीं रहा मतलब 1 रहा, अपॉन नीचे 25। तो ये आंसर है। प्रोबेबिलिटी दैट टॉवेल फेल्स, प्रोबेबिलिटी दैट टॉवेल विल फॉल इन द लेक इज 1/25। तो सबसे पहले जब शेप्स डिस्क्राइब किए होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज वी फाइंड एरिया ऑफ दिस गार्डन using length and breadth. Second is we find area of this circular lake. Because it is a circle, we make use of circle formula over here. Area of circle is pi r square.
finally to find probability in such cases we use area of required outcome upon total area, है ना. we make use of this concept, area, required area upon total area. So required area was area of lake, total area was area full garden. So दोनों का वैल्यू we have substituted in compressing the fraction. We have got our result which is 1/25. This is how we find the probability of a towel falling in a lake. I hope सबको समझा होगा. पॉज करके दोनों ढंग से नोट कर लो. तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, इन अ गेम ऑफ चांस अ स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स. तो ये गेम ऑफ चांस है, यहाँ पे एरो है, घुमाते हैं इस एरो को तो ये एरो कहीं पे भी एक नंबर पे जाके रुकता है. ऑल दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी नंबर आने का चांस बराबर का है ना. फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट. हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है कि एरो रुकेगा एट 8. पहला है क्वेश्चन. सेकेंड है एन ऑड नंबर. थर्ड है नंबर ग्रेटर देन 2. फोर्थ है नंबर लेस देन 9. तो 4 प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे ढूंढनी है ना. 4 प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढनी है. सबसे पहला स्टेटमेंट वही घिसा पिटा, लेट एस बी दी सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में सारे आउटकम्स लिखने हैं, है ना. तो ये एरो किस पे रुकेगा, सभी आउटकम्स लिखने पड़ेंगे. तो एरो 1 पे भी रुक सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किस पे भी रुक सकता है ना. तो सारी आउटकम्स लिखने पड़ेंगे ना सैम्पल स्पेस में. तो सभी लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आई होप समझा सबको. तो सैम्पल स्पेस तो लिख दिया, तो एन ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे 8. पहला इवेंट कहता है इट विल रेस्ट ऑन 8. इवेंट ए रेस्ट ऑन 8. जो एरो है वो 8 पे आके रुकेगा, है ना. तो ये इवेंट ए है. तो सैम्पल स्पेस में देखो 8 कितने बार ही आ रहा है. सैम्पल स्पेस में एक ही बार आ रहा है 8. तो 8 एक ही बार होगा. तो एन ऑफ ए कितना है यहाँ पे 1 है ना. तो इसका प्रोबेबिलिटी मैं इधर ही लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है ऑब्वियसली मेरे पास. मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ. तुम लोगों को उसके नीचे नीचे ढंग से लिखना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 1/8, है ना. एन ऑफ ए 1 है, एन ऑफ एस 8 है, तो 1/8 हो जाएगा. सेकेंड कहता है एन ऑड नंबर. इवेंट बी कहता है रेस्ट्स ऑन एन ऑड नंबर. तो सैम्पल स्पेस से सारे ऑड नंबर्स निकालो. ऑड नंबर्स कौन से हैं 1, 3, 5, 7. ये 4 है 1, 3, 5, 7. तो एन ऑफ बी कितना होगा 4. इधर निकालता हूँ, नीचे निकालना तुम लोग. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो होगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ बी तो 4 है, एन ऑफ एस तो 8 है. 4/8 मतलब 1/2 आएगा इसका आंसर. थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो कहता है नंबर ग्रेटर देन 3. इवेंट सी लिख देना, नंबर ग्रेटर देन 2 लिख देना यहाँ पे. तो नंबर ग्रेटर देन 2 कौन से यहाँ पे 2 से बड़े 3, 4, 5, 6, 7, 8. कौन से 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो एन ऑफ सी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ सी तो 6 आया, एन ऑफ एस तो 8 है. 6/8 बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में. आई होप समझ रहा है.
2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/4 इसका फाइनल आंसर आएगा, है ना। इसमें एक और सब क्वेश्चन है 4th, इसका आंसर क्या आया था 1/2, अच्छे से लिखता हूँ, इसका आंसर आया था 3/4। सबका आंसर स्टेटमेंट में लिखना है सबको, हर एक इवेंट सॉल्व करने के बाद हर एक सब क्वेश्चन के नीचे फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे इधर है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज 1/8, आ रहा है समझ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, इस तरीके से सबका लिखना है। फाइनली बढ़ते हैं 4th सब क्वेश्चन पे। इवेंट डी, ये है 4th सब क्वेश्चन, 4th सब क्वेश्चन है, ठीक है। इवेंट डी क्या कहता है, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 लिख देना बच्चों, नंबर लेस देन 9, तो 9 से कम वाला नंबर चाहिए। सारे ही नंबर सैम्पल स्पेस में जो है वो 9 से कम है, तो सभी के सभी आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन ऑफ डी क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ डी भी 8 है, एन ऑफ एस भी 8 है, तो 8/8 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा 1, है ना। कभी भी अगर ऐसा इवेंट आता है जिसमें सारे के सारे सैंपल स्पेस के पॉइंट्स आ गए, सारे के सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आ गए, तो उस इवेंट को श्योर इवेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्योर इवेंट, और उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 11th क्वेश्चन कहता है देयर आर 6 कार्ड्स, कितने कार्ड्स है, 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स, ईच वेरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। 6 कार्ड हैं, सब पे नंबर लिखा गया है 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड शोज, प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, ये 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं लेट एस बी डी sample space, let S be the sample space। तो सैम्पल स्पेस में हम लोग क्या करते हैं, सारे आउटकम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे है 6 कार्ड्स हैं, तो 6 कार्ड्स के जो आउटकम्स है वो मैं लिखता हूँ। हर एक कार्ड पे नंबर लिखा गया ना 0 से लेके, तो मैं लिखता हूँ 6 कार्ड्स ऐसे। 6 कार्ड्स का जो नंबर्स है 6 कार्ड्स पे वो क्या है, फ्रॉम 0 to 5, ओके। 0 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से 6 कार्ड हैं ये, है ना, गिन सकते हैं 6 कार्ड है, तो वो लिख दिए। एन ऑफ एस 6 आ गया। इवेंट ए शुरू करते हैं। आई होप सैम्पल स्पेस सबको समझा। इन लोगों ने कहा है 6 कार्ड्स हैं, तो 6 के 6 कार्ड मैंने सैम्पल स्पेस में लिख दिए हैं। 6 कार्ड्स किस तरीके के हैं कि उन पे नंबर है 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 6 कार्ड है, तो मैंने 6 के 6 कार्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। इवेंट ए कहता है अ नेचुरल नंबर, कार्ड शोज अ नेचुरल नंबर। इवेंट ए क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, सभी को मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो सैम्पल स्पेस से नेचुरल नंबर सारे लिख दो 1 से। 1 2 3 4 5, है ना। तो एन ऑफ ए कितना आया, 5 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 5 है, एन ऑफ एस 6 है, तो 5/6 आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इवेंट बी। इवेंट बी नंबर लेस देन 1 है। नंबर लेस देन 1 लिख दो अभी अच्छे से। नंबर लेस देन 1, 1 से कम वाला नंबर। 1 से कम वाला नंबर कौन सा होगा, सिर्फ 0 होगा, तो एन ऑफ बी कितना आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थर्ड सब क्वेश्चन कहता है होल नंबर, मतलब इवेंट सी।
इवेंट सी क्या कहता है, होल नंबर ढंग से लिख देना। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों, होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, है ना। तो होल नंबर कौन से होंगे, सारे के सारे होल नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो होल नंबर में आएगा 0 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ सी कितना है यहाँ पे, 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 6/6, जो कि कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फाइनली फोर्थ इवेंट जो है, फोर्थ इवेंट कहता है नंबर ग्रेटर देन 5। फोर्थ इवेंट मतलब इवेंट डी क्या कहता है वो लिखो, नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नंबर कोई है सैम्पल स्पेस में, 5 से बड़ा नंबर नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट होगा, एन ऑफ डी 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 0/6 0। आई होप ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आएगा, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है ना। मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर ऐसा कोई इवेंट है जिसमें सारे के सारे सैम्पल पॉइंट्स आ जाते हैं तो उस इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट कहते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। और ऐसा कोई इवेंट आता है जिसमें एक भी सैम्पल पॉइंट नहीं है ना, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन 5 कोई भी सैम्पल पॉइंट नहीं है, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आता है। एमसीक्यूज में ये आ सकता है, पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने एक बार ही बता दिया। आई होप दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए। पॉज करके फटाफट नोट कर लो, कोई डाउट रहा तो मैसेज के थ्रू बता देना।